कल हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट 1 किया था और पार्ट 1 में हमने जो फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है उसमें क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ आप लोग डिस्कस कर चुके हो। उसके साथ साथ जो नॉन फाइनाइट वर्ब थी उसके जो पार्ट थे उसमें एक पार्ट नॉन टू इन्फिनिटिव था, वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव स्टार्ट किया था। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब बताया था आपको कि जहां पर टू नहीं यूज होगा, बिना टू के यानी विदाउट टू, हम उसको बेयर इन्फिनिटिव बोलेंगे और बेयर इन्फिनिटिव हमने स्टार्ट कर लिया था। अब बेयर इन्फिनिटिव जो पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब का, इसको हम कहाँ यूज करेंगे, ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी, ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे कि हम वहां पर बेयर इन्फिनिटिव यानी कि टू का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि मेक, फील, सी, हियर, वॉच, बेट, लाफ एटसेट्रा। कुछ और भी हो सकती हैं, हो सकता है एक दो छूट गई हो। ये वर्ब्स आपने दोबारा से ध्यान दें और इन चीजों को आपने ऑब्जर्व करना है कि हमने जो वर्ब ये यूज कर रखी है, मेक, फील, सी, हियर, वॉच, बेट, लाफ एटसेट्रा, अगर किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे हमारे पास जो ये सेंटेंसेस हैं, हियर वी हैव सम सेंटेंसेस, जैसे मेक का पास्ट फॉर्म यूज कर रखा है इस सेंटेंस में हमने, इसमें हमने सी का पास्ट फॉर्म यूज कर रखा है और इसमें हमने हियर का पास्ट फॉर्म यूज कर रखा है। हियर का पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म हर्ड, सी का सेकंड फॉर्म सॉ और मेक का सेकंड फॉर्म मेड। इसी तरीके से अब हमने इनके साथ ये देखना है क्या हम इन्फिनिटिव यूज कर रहे हैं, जैसे आई मेड हिम डांस, नहीं कर रहे हैं। आई सॉ हिम गोइंग, नहीं कर रहे हैं। सी हर्ड द बॉयज शाउट, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इन वर्ब्स के साथ मैंने आपको कल भी बताया था, शायद आपको ध्यान हो, कि ये जितने भी वर्ब्स हैं अगर आप लोग इनको पार्टिसिपल में यूज करते हो, पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हो, जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है और ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है जिसमें आईएनजी का यूज करते हैं। तो जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई सेंटेंस यूज करें और इन वर्ब्स के साथ यूज करें तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ टू इन्फिनिटिव यूज नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर इन्हीं वर्ब्स को या इन्हीं सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तब तो नहीं करते। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस की बजाय पैसिव वॉइस में ले जाएं, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा और इसको हमने एक्टिव वॉइस में, ये हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल इन एक्टिव वॉइस और ये भी आपका एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। तो अगर इस प्रकार से हम इन वर्ब्स को मेड, सा और हर्ड को एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हैं तो हम इनके साथ कोई इन्फिनिटिव नहीं यूज करेंगे, यानी टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन आप जरा इन सेंटेंसेस को देखिए, ये हमने पैसिव वॉइस में यूज किए हुए हैं। किस वॉइस में? पैसिव वॉइस में। आपको पता है ना पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस कर देते हैं। देखिए हमारे पास यहां पर आई मेड हिम डांस, मैंने उससे डांस करवाया, तो यहां पर ये क्या है, हिम क्या है, हिम यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, जब हम इसी सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। समझे? तो यहां पर हमने हिम को ही रख लिया इस तरीके से, ही, यहां पर हमने इसको ही बना दिया यानी सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब है कि अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चला गया। और पैसिव वॉइस में कैसे बनाइए? ही वॉज मेड टू डांस। आप इसके पीछे बाई मी भी लिख सकते हैं, इसके पीछे ही वॉज
मेड टू डांस बाई मी। इसी तरीके से ही वॉज सीन टू गो बाई मी, तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा आपका सेंटेंस। और जब इन्हीं वर्ब को आप पैसिव वॉइस में यूज करोगे, वही मेड जब एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे थे तो क्या था, टू नहीं था, लेकिन आप यूज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में तो आप टू का यूज कर रखा है। तो ध्यान रखना है ये जो वर्ब्स ऊपर लिखे हैं, अगर ये एक्टिव वॉइस में हो तो टू इंफिनिटिव नहीं, और अगर ये पैसिव वॉइस में यूज कर रखे हो, जैसे इन दो सेंटेंसेस में हमने पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस यूज कर रखा है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। नीचे कुछ और एग्जांपल्स हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। द बॉयज वर हार्ड टू शाउट। अब देखिए ये सेंटेंस ऑलरेडी किस में है, ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। द बॉयज वर हार्ड टू शाउट, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, और अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो हम यहां से टू को हटा देते। अगला सेंटेंस देखते हैं, इट हैड बेटर। आप थोड़ा सा इधर नजर डालिए, जिस तरीके से हमारे पास ये कुछ वर्ब्स थे जो एक्टिव वॉइस में हो तो हमने इन्फिनेटिव यूज नहीं करना, और पैसिव वॉइस में हो तो इन्फिनेटिव यूज करना है। अब ये कुछ फ्रेजेज हैं, हैड बेटर, हैड रादर, दोनों का मतलब होता है अच्छा रहता। यानी पास्ट में अगर आप कोई काम करते हो और आपको ये कोई कहे कि अच्छा रहता कि कल तुम कल आते, इसी तरीके से वुड बेटर और वुड रादर का मतलब है की बजाय अच्छा रहेगा या अच्छा रहता, या तुलना के लिए हम इसको वुड रादर को यूज करते हैं। वुड बेटर और हैड बेटर दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। और नथिंग बट का मतलब क्या होता है, को छोड़ करके। नथिंग बट का मतलब क्या होता है, छोड़ करके। एक्सेप्ट का मतलब भी क्या मतलब होता है, छोड़ करके। तो अगर इस टाइप के फ्रेजेस या इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के वर्ड्स आपके कई सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर भी आप लोग ये वाली चीज करोगे, इस पैटर्न को फॉलो करोगे, मतलब कि आप लोग इन्फिनेटिव का यूज नहीं करोगे। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हमारे पास यहां है, जैसे हमारे पास यहां पर हैड बेटर है, इट हैड बेटर स्टार्ट लेटर ऑन, इट हैड बेटर स्टार्ट लेटर ऑन। और एग्जाम के अंदर एरर कैसे आ सकती है, जैसे यहां पर हमारे पास एक वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि टू इन्फिनेटिव जब यूज करते हैं तो टू के बाद वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्लूरल नंबर। व्हाट आई told you, I told you that we shall use the infinitive plus plural form of the first form। आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वो प्लूरल फॉर्म में यूज करनी है, ठीक है, ये बताया था। लेकिन अब हमारे पास यहां स्टार्ट तो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, हमने टू क्यों नहीं यूज किया, इन्फिनिटिव क्यों नहीं लगाया इससे पहले, ये स्ट्रक्चर क्यों फॉलो नहीं किया। ये स्ट्रक्चर फॉलो ना करने का रीजन क्या है कि हमारे पास एक फ्रेज है हैड बेटर, और हैड बेटर के बाद हम कभी भी टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जो अब आपको बताया जा रहा है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब टू को ओमिट करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक बार और, जो हमारे पास एक और एग्जांपल है इससे रिलेटेड, आई वुड रादर डाई देन बैग। आई वुड रादर डाई देन बैग। ये क्या कहता है, मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की बजाय, यानी मैं भीख नहीं मांगूंगा, मरना पसंद करूंगा। तो यहां पर वुड रादर स्ट्रक्चर है, वुड रादर, और वर्ब हमारे पास कौन सी आई है, डाई। डाई कौन सी वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल नंबर है। तो अगर आप लोग यहां पर टू प्लस ये स्ट्रक्चर यूज करोगे, इसके साथ हैड बेटर के साथ, वुड रादर के साथ, या नथिंग बट के साथ, या एक्सेप्ट के साथ, तो हमारा स्ट्रक्चर वो क्या होगा, गलत। आपने इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। टू डाई नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, डाई। टू स्टार्ट नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ स्टार्ट। और नथिंग बट के बाद जैसे यहां पर आप टू यूज नहीं करोगे, और एरर इसी तरीके से दी जाएगी, शी टेल्स नथिंग बट टू
ट्रूथ। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप यूज करोगे टू के इससे पहले टू लगाओगे तो आपने यहां पर भी टू नहीं लगाना। तो इस तरीके से इस टाइप के जो स्ट्रक्चर आपको कहीं फेस करने को मिलते हैं या आप लोग किसी भी सेंटेंसेस में इस तरह के स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं तो और ये वर्ब्स आपको मिलते हैं और ये वर्ब एक्टिव वॉइस में हो, स्पेशली ये वर्ब एक्टिव वॉइस में हो तो आप लोग इस चीज को फॉलो करिएगा, इस चीज को फॉलो करिएगा। इसी तरीके से अगर वो पार्टिसिपल हो जैसे आईएनजी है, आई सॉ हिम गोइंग, आई सॉ हिम गोइंग, फिर आपको पैसिव वॉइस बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो भी आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। जैसा कि मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि टू के बाद कभी आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता, सिर्फ 2-3 जगह को छोड़ करके। कल भी बताया था मैंने, एक तो यूज टू, जो यूज टू होता है वो जब एडजेक्टिव की तरह यूज हो, जब वो विशेषण की तरह यूज हो, और एक बताया था मैंने आपको अकस्टम टू। अकस्टम टू भी उसका क्या होता है, सिनोनिम होता है, वो भी आदि होता है, और यूज टू भी क्या होता है, आदि होता है। और एक और चीज होती है, जैसे आप मोडाल यूज करते हो शुड की तरह से, जब आप शुड की सेंस देते हो ना किसी सेंटेंस को, जैसे आई शुड कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, मुझे टाइम पे आना चाहिए। अगर हम शुड को रिप्लेस करके उसी की सेंस देने वाला एक और मोडाल यूज करें ओट, OUGHT ओट, तो वही सेंस शुड देगा और वही सेंस ओट टू देगा, तब हम उसके बाद आईएनजी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो अब यूज टू में अगर आपके पास यूज टू हो या अकस्टम टू हो तो आप लोग कैसे यूज करेंगे? देखिए, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हमारे पास आ रही हैं। पहली कॉन्ट्राडिक्टरी चीज ये है कि हम टू भी यूज कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज कर रहे हैं। दो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जबकि होना क्या चाहिए, टू के बाद सिर्फ ये होना चाहिए, और हम इसको भी करेक्ट मान रहे हैं और इसको भी करेक्ट मान रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हम इन दोनों को करेक्ट मान रहे हैं? कुछ केसेस में, यानी एक्सेप्शनल केसेस, वो कौन से एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं या कौन से एक्सेप्शनल फ्रेजेस हैं, जैसे यूज टू, और accustomed to, दोनों का मतलब होता है टू बी हैबिचुअल, टू बी हैबिचुअल, आदि होना, अभ्यस्त होना। यानी हमें किसी चीज की आदत पड़ गई है, तब हम अपने आप को क्या कहते हैं कि हम इस चीज के यूज टू हैं। अब देखिए हम ये चीज कैसे फॉलो करेंगे टू के साथ। आई एम यूज टू, क्या कहता है ये कि मैं आदी हूं, मैं अभ्यस्त हूं, मैं यूज टू हूं किस चीज का, आई एम यूज टू राइटिंग विद लेफ्ट हैंड। ये कहता है कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से राइट करने का आदी हूं। तो यहां पर ये जो टू है ये अकेला नहीं है, यहां पर ये अकेला नहीं है, यहां पर ये यूज्ड के साथ लग गया है। यहां पर ये किसके साथ लग गया है, यूज्ड के साथ। और यूज्ड के साथ अगर टू लग गया तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। इसका एक और यूज होता है, यूज टू पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। जो आप लोग पास्ट की हैबिट होती है ना कोई आपकी, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इस यूज टू का दूसरा अर्थ होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं किया करता था। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, when I was young
I used to run fast। ये क्या कहता है कि जब मैं जवान था, I used to, यहां पर इसका मतलब अभ्यस्त नहीं है, यहां पर इसका मतलब है कि ये आपकी किसी पास्ट की हैबिट, आपकी कोई पास्ट में हैबिट थी और उसको ये डिनोट कर रहा है। वो अब आप काम जो पहले करते थे या किया करते थे, अब उस काम को आपने करना बंद कर दिया है। तो यहां पर अब आपके पास रनिंग नहीं है। आपने इसका रनिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर ये पास्ट की हैबिट में है। और यहां पर आपने इसके साथ राइटिंग क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर ये पास्ट की हैबिट नहीं है, यहां पर ये एडजेक्टिव है। आई थिंक दोनों वर्ड है यूज टू और यूज टू, और अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भों में हमने इन दोनों को यूज किया है। एक के साथ हम ing यूज कर रहे हैं और एक के साथ हम ing यूज नहीं कर रहे। जब ing यूज करेंगे तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव, और जब ing यूज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? एक पास्ट की हैबिट बताने के लिए डिनोटिंग वर्ड। समझ में आ गई? ये यहां पर ये एक मोडाल की तरह है। यहां किस तरह है? मोडाल की तरह। जैसे अगर इस वर्ड को रिप्लेस करके आप वुड लगा दें, वुड भी पास्ट की हैबिट को डिनोट करता है, यानी पास्ट की कोई आदत है उसको बताने के लिए आप वुड का भी यूज कर सकते हैं और यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी मोडाल है और ये भी मोडाल है। लेकिन जब ing होगा तब ये क्या होगा? एडजेक्टिव। तब ये एडजेक्टिव माना जाएगा। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम जो नॉन फाइनाइट के दूसरे पार्ट हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीन पार्ट जो हैं, अब ये इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। देखिए, पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद इधर हमारा हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था, कुछ टर्म्स बताई थी ग्रामर के अंदर कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जब वर्ब को आप यूज करते हैं तो वो एज ए सब्जेक्ट यूज होती है या एज ए ऑब्जेक्ट यूज होती है। ये चीजें हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ी सी उन चीजों की आज फिर हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने टू इन्फिनिटिव को एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज किया था, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज किया था, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया था, तो सेम चीजें आज इसमें भी यूज करनी है। कैसे? सबसे पहले जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका यूज क्या होता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल का यूज क्या होता है, ये वन बाय वन हम करेंगे। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम आईएनजी प्लेस कर देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। दूसरा इसका यूज होता है एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। जिस तरीके से हम किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए विशेषण का प्रयोग करते हैं, यानी एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक वैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी वाले वर्ड्स के साथ एडजेक्टिव की तरह इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। I saw a burning
बस। मीनिंग क्या है इसका? मैंने एक जलती हुई बस देखी। अब इसमें बस क्या है? नाउन। सा क्या है? मेन वर्ब। और आई कौन है? सब्जेक्ट एज प्रोनाउन। और अ क्या है? एक डेटर्मिनर आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अब ये जो बर्न है, बर्न, बर्निंग, बस के बारे में बता रहा है कि जो बस है वो कैसी है, बस की क्वालिटी क्या है। मैंने क्या देखा? मैंने एक जलती हुई बस देखी। तो यहां पर बर्निंग क्या है? बर्निंग एक एडजेक्टिव है। तो इसमें जो पार्टिसिपल यूज किया हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा काम तो ये हो गया। अब तीसरा काम क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल का? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है, यानी वर्ब का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसकी तरह भी काम करता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, द मैच वॉज बोरिंग। She found the old man sleeping। देखिए जब हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो हमने आपको कल बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। हमेशा किसके बाद होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बाद होता है? मेन वर्ब के बाद, यानी एक्शन वर्ब के बाद। तो ये आपकी एक्शन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कल भी बताया था। और मेन वर्ब के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें एडजेक्टिव की तरह काम करता है। हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह। ध्यान रहे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एक एग्जांपल आपको मैं पहले भी देके बता चुका हूं कि आई सॉ बर्निंग ट्रेन, बस, जो भी था। तो यहां पर आपके पास नाउन क्या है? द मैच। और मैच कैसा था? बोरिंग। मैच कैसा था? बोरिंग। तो इसमें बोरिंग क्या है? इस हेल्पिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट और बोरिंग है एडजेक्टिव। इसी तरीके से अगले सेंटेंस में इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? सी, एक्शन वर्ब, और उसके बाद जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? स्लीपिंग। कि उसने कैसा पाया उस आदमी को? लड़की ने, यानी यहां लड़की होगी ना, सी है, लड़की ने किस अवस्था में पाया? सी फाउंड द ओल्ड मैन स्लीपिंग। उसने उस बूढ़े आदमी को सोते हुए पाया। तो उस ओल्ड मैन की विशेषता क्या है? स्लीपिंग की, वो सो रहा था। तो यहां पर ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको चार चीजें बता दी मैंने किसके बारे में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। एक तो इससे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाता है, ये स्ट्रक्चर यूज करके। दूसरा मैंने आपको बताया था इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। और तीसरा इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चौथा इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक पांचवा यूज और होता है इसका, जहां प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। जैसे
आप लोग दो काम कर रहे हैं, दो एक्शन इकट्ठे कर रहे हैं, एक्शन 1 और एक्शन 2। जैसे मैं कहूं, मैं गाना गाते हुए क्लास में आया, मैं दो काम कर रहा हूं, मैं क्लास में भी आ रहा हूं और गाना भी गा रहा हूं। वो गाली देते हुए यहां से निकल गया, कोई भी थर्ड पर्सन, वह गाली देते हुए यहां से निकल गया, तो वो गाली भी दे रहा था और निकल भी रहा था। तो दो काम जब इकट्ठे होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो होती है मेन वर्ब, यानी एक होती है मुख्य क्रिया और दूसरी उसको असिस्ट करने के लिए। जब दो काम एक ही समय पे हो रहे हो तो ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे ही वेंट अवे लाफिंग, ही वेंट अवे लाफिंग। तो यहां पर लाफिंग वर्ड जो है वो क्या बता रहा है, और दो काम हो रहे हैं, एक लाफिंग का हो रहा है और एक जाने का हो रहा है। तो जो काम बाद में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो काम बाद में होगा उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज कर सकते हैं। ही वेंट अवे लाफिंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, सीइंग द टीचर seeing the teacher children went back। टीचर को देख करके, seeing का मतलब क्या है, टीचर को देख करके बच्चे वापिस चले गए। अब इस टाइप के एक्शन के साथ अगर आप लोग यहां टू सी लिखते हैं, टू सी द टीचर, क्यों, दो एक्शन हो रहे हैं, जब दो एक्शन होते हैं तो हमेशा क्या यूज करना है अपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरीके से ही वेंट अवे टू लाफ, अगर आप इस तरीके से यूज करोगे टू सी यानी इन्फिनिटिव यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। आपने जहां एक मुख्य क्रिया हो रही है और एक और उसके साथ क्रिया हो रही है, यानी कि दो एक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, दो पैरेलल एक्शन हो रहे हैं, तो वहां आप लोग इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकते। वहां आप लोगों ने क्या यूज करना है, पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड। प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही मिलता जुलता एक और टर्म है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पार्ट है, उसको हम जीरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरेंड। इसका भी वही स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, जीरेंड हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जीरेंड में क्या डिफरेंस है, अभी हमने 3-4 बार प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर एडजेक्टिव वर्ड को बार बार यूज किया। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो ऑलवेज वर्क्स एज अ एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव सॉरी, और जो जीरेंड होता है वो एक नाउन की तरह काम करता है। क्या काम करता है, एक नाउन की तरह। और वो नाउन क्या हो सकती है, वो सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। तो देखिए अब जैसे इसको एज ए सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज करना है हमने, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे कल हमने टू टेल, इंफिनिटिव में इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया था। इसी चीज को, ये चीज रिमूव करके जो वर्ब है आपके पास, इसको हम एज ए सब्जेक्ट आईएनजी लगा के यूज कर सकते हैं। जैसे टू टेल लाई इज अ बैड हैबिट। यही सेंटेंस अगर जिस तरीके से आपने इन्फिनिटिव में यूज किया था, टू टेल लाई इज अ बैड हैबिट,
वही सेंटेंस अगर आप लोगों को जीरेंड में यूज करना हो तो आप टू टेल नहीं, क्या बोलेंगे? टेलिंग। टेलिंग लाई इज अ बैड हैबिट। सेम। तो जिस तरीके से टू टेल एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब था, तो टेलिंग भी क्या है? एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी तरीके से इसको अगर एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना हो, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अगर आप इसको वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करेंगे? जैसे हम ये सेंटेंस इन्फिनिटी में यूज करते हैं, आई लाइक टू डांस। आई लाइक टू डांस। सेम सेंटेंस यूज कर लो, वही वर्ब आई लाइक, ये वर्ब अब इन्फिनिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डांस जो वर्ब है, टू डांस, अभी ये इन्फिनिटिव है, लेकिन अगर आप टू हटा देंगे तो अब इसको हम आईएनजी लगा करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? जीरेंड में। तो अब यही चीज वर्ब का क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब यही चीज वर्ब क्या थी हमारी? लाइक। ठीक है, तो अब यही चीज इस वर्ब का ये क्या हो गया? डांसिंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकती है वर्ब के। दोबारा से फिर देख लें, सब्जेक्ट का काम करेगी वर्ब के कैसे? बिल्कुल इन द बिगिनिंग आएगी, जैसे टू टेल आया था, फिर उसी की जगह पे क्या आ गया? टेलिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगी? वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगी? लाइक है जैसे हमारे पास वर्ब, अब लाइक के बाद टू डांस और लाइक के बाद डांसिंग आगे आएगी बिल्कुल इन द बिगिनिंग, तो सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के बाद आएगी तो ऑब्जेक्ट है। समझ गए आप बात? चलिए, और प्रेपोजिशन का कल मैंने आपको बताया था कि ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम करती है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे, अभी ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही थी, अब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करेगी? एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज गुड एट लर्निंग। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से लिख दूं मैं, he is good at learn, या फिर good at to learn, तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा आईएनजी, और आईएनजी क्या होगा? जीरेंड। यहां पर वो क्या कहता है? ही इज गुड एट लर्निंग, या सॉरी ऊपर वाला सेंटेंस देंगे, ही इज गुड एट लर्निंग, वो सीखने में अच्छा है। तो यहां पर जो लर्निंग है वो एक नाउन की तरह से काम कर रही है, तो इसलिए जो नाउन की तरह से काम करेगा वो क्या होगा? जीरेंड, और जो एडजेक्टिव की तरह से काम करेगा वो क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जीरेंड का यूज और कहां हम कर सकते हैं? देखिए, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम जीरेंड का यूज करते हैं। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे आप लोग बिजी लिखते हैं, आपके पास एक वर्ड है बिजी, वर्थ है, इट इज, नो यूज, ये जो स्ट्रक्चर है इनके साथ हमेशा जीरेंड, यानी जीरेंड का मतलब आईएनजी, ये यूज करते हैं। देखिए कैसे, कभी भी आप लोग ये नहीं कहेंगे आई एम बिजी टू डूइंग या डू माई वर्क। वी ऑलवेज से, वी ऑलवेज रिकमेंड दिस थिंग दैट आई एम बिजी इन डूइंग my work. This one is totally incorrect and this one is correct. क्यों? क्योंकि बिजी के बाद हमेशा हमने क्या यूज करना है? सॉरी, इसमें हमने इन यूज नहीं करना। आई एम बिजी डूइंग माई वर्क, ये भी एरर होती है। अगर आप बिजी के बाद इन प्रेपोजिशन लगाते हैं तो ये भी एरर मानी जाती है।
तो आपका सेंटेंस किस तरीके से करेक्ट होगा, आई एम बिजी डूइंग माई वर्क। तो बिजी के साथ हमेशा क्या यूज करना है, जिरेंट। इसी तरीके से वर्थ के साथ, दिस बुक, वर्थ का मतलब समझते हैं आप, वर्थ मीन क्या होता है, वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, कीमत, किसी चीज का मतलब ये समझो कि अहमियत, हम कहते हैं ना हम किसी चीज को कितनी अहमियत देते हैं, कितनी वैल्यू है उस चीज की, तो हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्थ। दिस बुक, या आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप सी वर्ब यूज करते हैं तो वो देखने लायक है, लिसन वर्ब यूज करते हैं तो वो सुनने लायक है, रीडिंग वर्ड यूज करते हैं तो वो पढ़ने लायक है। तो हम यहां इस बुक के बारे में बता रहे हैं कि इसकी विशेषता क्या है, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। और आप लोग एरर कैसे करोगे, दिस बुक इज वर्थ, आप लोग यहां से एरर करने का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, टू रीड। और अगर आप लोग दिस बुक इज वर्थ टू रीड लिखते हैं तो गलत है, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, तो आपका सेंटेंस सही है। ध्यान रखना है कौन कौन से वर्ड हैं, बिजी, वर्थ और इट इज नो यूज। अब इट इज नो यूज का एग्जांपल देख लेते हैं। It is no use wasting your time now। वो क्या कहता है कि अब टाइम खराब करने का, तुम्हारा टाइम खराब करने का कोई यूज नहीं है, यानी कोई फायदा नहीं है। तो इट इज नो यूज का मतलब कहता है कि कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। तो इसके बाद हमेशा इस स्ट्रक्चर के बाद हमेशा क्या यूज करना है आपने, जिरेंट। जिरेंट का मतलब आईएनजी वर्ब के बाद, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे ना उसके बाद आपने क्या यूज करना है, आईएनजी। इट इज नो यूज वेस्टिंग योर टाइम नाउ। और आप इसमें भी मिस्टेक कैसे करोगे, या एग्जामिनर आपको इस तरीके का जब क्वेश्चन देता है तो आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है टू वेस्ट। मान लीजिए उसने आपको ऑप्शन दिया टू वेस्ट, दूसरा ऑप्शन दे दिया टू वेस्टिंग, चौथा ऑप्शन दे दिया, सॉरी तीसरा ऑप्शन दे दिया ओनली वेस्टिंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप किसको यूज करोगे, सी वाले पार्ट को। सी में क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है पहली चीज तो, और दूसरा आईएनजी भी है। अब इसमें क्या है, इन्फिनेटिव भी है और आईएनजी भी है, यानी कि प्रेजेंट जीरेंट भी यूज कर लिया और इन्फिनेटिव भी यूज कर लिया। तो दोनों चीजें कैसे आ सकती हैं, और इसके साथ इसने सिर्फ इन्फिनेटिव यूज किया, जबकि इट इज नो यूज का जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी इन्फिनेटिव के साथ यूज नहीं होता, और इट इज नो यूज का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा जीरेंट के साथ यूज होता है। चलिए ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, आगे बढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल पे आ जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जिस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल किया था, पास्ट पार्टिसिपल के अंदर हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं। पहला हम क्या बनाते हैं, परफेक्ट टेंस। जिसमें आप लोग हैज, हैव, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये इसका पहला फंक्शन होता है पास्ट पार्टिसिपल का, कि हम यहां यूज करते हैं इसको, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पास्ट पार्टिसिपल होता है। दूसरा, इसको भी जिस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव की तरह यूज किया था आपने, और तीसरा आपने उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट पार्टिसिपल को, और चौथा उसको आपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, चौथा आपने उसको किस में यूज किया था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक वैसे ही वही फंक्शन पास्ट पार्टिसिपल करेगा एडजेक्टिव के तौर पे। इसमें जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, प्रेजेंट में क्या था, आपने
आईएनजी वाले एडजेक्टिव को यूज किया था। किसको? आईएनजी वाले एडजेक्टिव को। और इसमें आप ईडी वाले एडजेक्टिव को यूज करोगे। कौन से एडजेक्टिव को? ईडी वाले को। ईडी का मतलब क्या है कि आपने इसको पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब यूज करके पास्ट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने इसको यूज किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल को आईएनजी के साथ, इसको आपने किसके साथ यूज करना है? ईडी के साथ। हम पहले इसके एडजेक्टिव बना लेते हैं। The boys saw a dead man। अब ये देखिए, जिस तरीके से आपने लिखा था आई सॉ प्रेजेंट उसमें पार्टिसिपल में आई सॉ अ बर्निंग बस, सेम स्ट्रक्चर वही है। इसमें मैन यूज कर रखा है। लड़के ने क्या देखा? मैन देखा एक, और वो मैन कैसा था? डेड। तो यहां पर मैन की विशेषता कौन बता रहा है? डेड बता रहा है। तो जो नाउन की विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो डेड क्या हो गया यहां पर? एडजेक्टिव। मैंने अभी बताया था ना, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कौन? पास्ट पार्टिसिपल। और कैसे करता है? जब इसके साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज करी होती है। तो यहां पर डेड जो है ये क्या है? मैन की विशेषता। और ये किस फॉर्म में आया है? एडजेक्टिव के तौर पे। तो पहला फंक्शन क्या है पास्ट पार्टिसिपल का? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है ये? The officer was corrupted. The officer was corrupted. The boy was tired. The boy was tired. इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब, दोबारा से फिर हेल्पिंग वर्ब। आप लोग पहले भी ये चीज कर चुके हो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखनी है। तीन। तो आप लोगों को पता है कि जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जब मेन वर्ब होगी तो हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास यहां पर क्या है? दोनों में हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद जो टायर्ड है या करप्टेड है ये दोनों एडजेक्टिव हैं। ठीक है, और किसके कॉम्प्लीमेंट है? ये हेल्पिंग वर्ब के। तो हम इनको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर इस तरीके से पास्ट